नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर राजकीय महाविद्यालय पीपली खरखोदा सोनीपत में कार्यरत हूँ। आज का हमारा साहित्यिक विषय भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। भारतेंदु युग, जो कि आधुनिक काल का प्रथम पड़ाव है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। भारतेंदु का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वे संपादक और संगठनकर्ता थे। वे साहित्यकारों के नेता और समाज को दिशा देने वाले सुधारवादी विचारक थे। उनके आसपास युवाओं और उत्साही साहित्यकारों की पूरी जमात तैयार हुई। अतः इस युग को भारतेंदु युग की संज्ञा देना उचित ही प्रतीत होता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है कि प्राचीन से नवीन के संक्रमण काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवासियों की नवोदित आकांक्षाओं और राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। वे सच्चे अर्थों में भारतीय नवोत्थान के अग्रदूत जान पड़ते हैं। भारतेंदु युग की प्रवृत्ति के रूप में सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य अंतर विरोधों का साहित्य था। भारतेंदु काल की कविता अंतर विरोधी मूल्यों की कविता है और यह अंतर विरोध समाज की संरचना के भीतर से आया है। यह उस समय अंग्रेजी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के दो विरोधी मूल्यों का मिलन हो रहा था, जिसने तनाव की स्थिति पैदा की। यह तनाव कविता में भी कई स्तरों पर व्यक्त होता है, जैसे राजभक्ति बनाम राजविरोध, राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति, भक्ति श्रृंगार बनाम जन सामान्य की समस्याएं, ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली इत्यादि। दूसरी विशेषता के रूप में हम राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति लेते हैं। भारतेंदु युग के प्रारंभ के कवियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव थे। इसका मूल कारण था कि प्रारंभ में वे साम्राज्यवादी सरकार के स्वार्थ को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए। यद्यपि ब्रिटिश सरकार के स्वार्थ को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके, ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार अवश्य किए, परंतु ऐसा करने के पीछे उनकी कोई सच्ची इच्छा नहीं थी, कोई सदिच्छा नहीं थी। इस आरंभिक दौर में ब्रिटिश सरकार का सही रूप स्पष्ट नहीं हो सका। इसीलिए इस युग में जहां महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा के भाव मिलते हैं, वही राष्ट्र प्रेम भी मिलता है। अंबिका दत्त व्यास जी कहते हैं, पूरी अमी की कटोरिया से चिरजीवो सदा विक्टोरिया रानी। इसके पश्चात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात रहे इहे अति ख्वारी। समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने वाले कवियों के पास तत्कालीन तनावपूर्ण स्थितियों से उभरने का कोई साधन नहीं है। इसीलिए वे मात्र भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाकर रोने को विवश हैं। रोहू सब मिली के आहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ने देखी जाए। इन पंक्तियों के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसके पश्चात तीसरी विशेषता के रूप में हम भारतेंदु युग में श्रृंगारिकता की चेतना को लेते हैं। इस काल में आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सका। अतः कहीं कहीं शुद्ध श्रृंगार के दर्शन भारतेंदु युग की कविता में होते हैं, जैसे पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। कहीं कहीं पर यह श्रृंगार भक्ति के साथ जुड़कर भी आया है, अर्थात भक्ति व श्रृंगार का समन्वय भी बहुत जगह दिखाई देता है। जय जय हरि राधा रस केली, तरनी तनुजा तट इकंत पे बाहु बाहु पे मेली। इसके पश्चात हम चौथी विशेषता के रूप में हम देखते हैं भक्ति भावना को। यहाँ भक्ति के निर्गुण व सगुण दोनों रूप उपलब्ध होते हैं। भक्ति का एक और व्यापक रूप भारतेंदु युग में मिलता है, जिसे स्वदेश अनुराग समन्वित भक्ति कहते हैं। अर्थात ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना हो गया है। हम आर्त भारत वासिन पे अब दीन दयाल दया करिए,
प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि अब ईश्वर ही भारतवासियों की दीन अवस्था को अच्छी अवस्था में बदल सकता है। इसके पश्चात राधा कृष्ण दास जी ने लिखा है, प्रभु हो पुनि भूतल अवतरियो, अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दरिद्र हरियो। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब आप ही दोबारा से इस पृथ्वी पर जन्म लेकर भारतवासियों की समस्याओं से इन लोगों को छुटकारा दिला सकते हैं। इसके पश्चात पांचवी विशेषताओं के रूप में हम समस्या पूर्ति, जो कि भारतेंदु युग की एक मुख्य विशेषता है। इस युग में कविता वर्धिनी सभा तथा रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जहां कवियों की गोष्ठियां होती थी तथा नए कवियों को प्रोत्साहन दिया जाता था। इस परंपरा में एक विषय तय किया जाता था और उसकी अंतिम पंक्ति तय होती थी। इसे ही समस्या पूर्ति कहा गया, जो इस समय की प्रमुख प्रवृत्ति रही। वास्तव में समस्या पूर्ति में कवि समाज में किसी भी एक कवि को समस्या पूर्ति करने के लिए एक पंक्ति दे दी जाती थी और वह पंक्ति उस समस्या पूर्ति की अंतिम पंक्ति होती थी। कवि उस पंक्ति से संबंधित कोई पद कहता था और उसी पद की अंतिम पंक्ति के रूप में वह समस्या पूर्ति फिट करनी, उस कवि को एडजस्ट करनी होती थी। इसके पश्चात हम छठी समस्या के रूप में देखते हैं, छठी समस्या विशेषता के रूप में देखते हैं सामाजिक समस्याओं का चित्रण। इस युग का काव्य जनजीवन से जुड़ा हुआ काव्य है। इससे पहले का काव्य, जैसे कि रीतिकाल में जनजीवन के काव्य का अभाव था, या कहें कि काव्य में जनजीवन का कहीं भी चित्रण नहीं मिलता था। अतः भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर कवियों की नजर गई। इन कवियों ने समाज में फैली विकृतियों पर चोट करके समाज में नई चेतना पैदा की। प्रताप नारायण मिश्र जी विधवाओं, बाल विधवाओं की समस्या के ऊपर ध्यान प्रकट करते हुए लिखते हैं, कौन करे जो नहीं कसकत, सोनी विपत्ति बाल विधवन की। इसके पश्चात सातवीं काव्य विशेषता के रूप में काव्य रूप को लेते हैं। इस युग में मूल रूप से मुक्त काव्य की रचना हुई है। कुछ प्रबंध काव्य भी अवश्य मिलते हैं, जैसे प्रेम घन कृत, जीर्ण जनपद। इसके अतिरिक्त प्रगीत मुक्तक, लोकगीत तथा मुकरियां भी मिलती हैं। मुकरियों का एक उदाहरण देखिए, सब गुरुजन को बुरा बतावें, अपनी खिचड़ी आप पकावें, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। मुकरियों का यह रूप आदिकालीन साहित्य में अमीर खुसरो से मिलती जुलती पहेलियों से संबंधित दिखाई देता है। इसको हम कहीं ना कहीं अमीर खुसरो द्वारा रचित पहेलियों का आधुनिक रूप कह सकते हैं। इसके पश्चात भाषा के विषय में बात कर लेते हैं। भारतेंदु युग के कवियों की अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में कोमलकांत पदावली होने के कारण इस काल के कवि उसका मोह नहीं छोड़ सके। इस समय के गद्य साहित्य में खड़ी बोली का सफल प्रयोग अवश्य हुआ, किंतु काव्य में उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। भाषा के संबंध में भारतेंदु का मत था, अंग्रेजी पद के यद्यपि सब गुण होत परवीन, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी भाषा पढ़कर सब गुणों में निपुण हो जाता है, उसके पश्चात यदि उसे अपने स्वयं की भाषा, मातृभाषा, राजभाषा हिंदी का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, तो वह बहुत सारे गुणों से हीन ही रहता है। इसके पश्चात नौवीं विशेषता के रूप में हम छंद देख लेते हैं। भारतेंदु युग की कविता में दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, कवित आदि परंपरागत छंदों के अतिरिक्त लावनी, कजली व होली इत्यादि छंदों का प्रयोग भी हुआ है। और भारतेंदु युग की अंतिम विशेषता अलंकार या भाषा के काव्य सौंदर्य के रूप में बात करें, शैली के विषय पर बात करें, तो अलंकारों के विषय में देखते हैं यह कविता जन सामान्य की समस्याओं से सीधे जुड़ती है, इसलिए अलंकारों की सजावट पर कोई विशेष ध्यान नहीं देती, किंतु जहां भी अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है वह निश्चित रूप से सफल रहा है। आज का यह वीडियो लेक्चर भारतेंदु युग की काव्यगत विशेषताएं, आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को सरलता से समझ आई होंगी और यह वीडियो लेक्चर आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी बच्चों का दिन
शुभ हो, मंगलमय हो। इसी उम्मीद के साथ आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।